जय हिंद साथियों, ऐतरेय इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 13 जुलाई 2026 है और आज के डेट के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज, जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, उसको डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि हम जो रिसोर्स फॉलो करते हैं उसमें द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है और पीआईबी है। इन तीनों रिसोर्सेज से रिलेटेड, इन तीनों रिसोर्सेज में ऐसे आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो या इंटरनेशनल न्यूज़ हो, उसमें कोई भी कंटेंट ऐसा जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, हम उसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया है कि डेली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इश्यू ऐसे आते हैं जो हमारे सिलेबस से लिंक करता है। लेकिन उसमें से क्या पढ़े और क्या छोड़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है, जो क्वेश्चन जो ट्रेंड है, उसको आपको समझना चाहिए, तभी जाके आप उसको फ़िल्टर कर पाओगे, वरना पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा और करंट अफेयर जो काम की चीज़ें हैं, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाएँगे। हमारे सेशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम ऑलरेडी ये काम करके लाते हैं। बस आपको करना क्या है, लास्ट तक आपको इस सेशन में टिके रहना है और इस वीडियो को देखना है, ठीक है? ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो आज बेसिकली ना हमको 4 आर्टिकल डिस्कस करना है, एक-एक करके उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपकी वो रेंज में हो, आप फिर पैनिक ना हो जाओ, ठीक है? तो हर एंगल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे इसको स्कैन करके जो हमारा ऐप है इंस्टीट्यूट का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिससे कि आपको हमारे ऐप पर जो भी कोर्स वगैरह आता है, जो भी रिसोर्सेज है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? रिसोर्स की बात करें तो जो भी हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, मैंने बताया कि रिसोर्स आपका बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि इतना मसाला है, इतना कंटेंट है, अगर आप ये फ़िल्टर ही नहीं कर पा रहे कि हमको किसको फ़ॉलो करना है और किसको छोड़ना है, तो आप हर चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो द हिंदू हम पहले फ़ॉलो करते हैं, इसमें अगर मान लो कोई आर्टिकल ऐसा आया, जो ज़रूरी है, जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको कवर करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी है, अगर मान लो कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पीआईबी में कोई ऐसा आर्टिकल आया है जो आपको लग रहा है या हमको लग रहा है कि हमारे सिलेबस या क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है उससे लिंक हो रहा है, तो वो डिस्कशन का पार्ट बनता है। पीआईबी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार 2026 के पेपर अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे करंट के क्वेश्चन ऐसे थे जो पीआईबी में कोई जो आर्टिकल आ चुका है ना, उससे लिंक करके पूछा गया था। इसलिए पीआईबी के प्रति जो भरोसा है ना, जो ट्रस्ट है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो पहले से बहुत बढ़ गया है और इसीलिए पीआईबी को इग्नोर करना मुनासिब नहीं होगा। आज हमारा ना इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बेसिकली 4 आर्टिकल हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले आर्टिकल हमारा होगा कि भारत का स्थगित भविष्य और जनसांख्यिकी खिड़की। बेसिकली जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत में, है ना, उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि अगर डिविडेंड को यानी अगर देखोगे तो कहते हैं 65% जो यूथ है ना, वो क्या है, एक तरह से वर्किंग पॉपुलेशन है। और अगर भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना है, फ़ायदा उठाना है, तो इनको ज़रूरी जो स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, जो ज़रूरी एजुकेशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे। और इसीलिए भारत का जो भविष्य है ना, एक तरह से स्थगित हो गया, डेफर्ड हो गया, यानी जिस उद्देश्य के साथ, जिस विकास के साथ हम आगे बढ़ सकते थे, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है और उसी कंसर्न से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, उसको देखेंगे। कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जो जनसंख्या की लाभांश है, उसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे, क्या क्या समस्या है, क्या क्या इशू आने वाला है, उसको भी देख लेंगे। क्योंकि क्या इसमें जो एक कॉमन फिनोमेना चलता है कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जो हमारा यूथ है, अगर उसको हम स्किल्स, रोजगार, एजुकेशन, ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा और इसीलिए भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत कंसर्न क्रिएट करता है। देखेंगे इसको हर एंगल से। दूसरा आर्टिकल है कि अभी हाल में ना एक कंट्रोवर्सी चल गया था कि लगभग बहुत सारे बुद्धिजीवी ने यह डिमांड किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिप्लोमेसी है उसकी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि 2016 के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिप्लोमेसी है, जो बातचीत है, वो हर एक स्तर पर लगभग लगभग बंद है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी ये टाइम ऐसा है ना जिसमें भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध आगे बढ़ने चाहिए। कब तक आप बातचीत को बंद कर रखोगे? कम से कम डिप्लोमेसी तो शुरुआत कर ही सकते हैं। तो इसमें ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, हम देखेंगे कि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, वो पक्ष में तर्क देते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना चाहिए। कुछ लोग वहीं पर इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं, पाकिस्तान चूँकि आतंकवादी देश है, तो हम आतंकवादी देश के साथ बातचीत नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि एक साथ बातचीत और खून एक साथ नहीं चल सकता, है ना? तो बेसिकली उसको भी डिस्कस करना है कि क्या पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है और फिर अल्टीमेट सजेशंस क्या होगा, देखेंगे। फिर उसके बाद एक सींग वाला गैंडा, अब इसका क्या हुआ? एक सींग वाला जो गेंडा, वन राइनो जो
है ना। वन हॉर्न जो राइनोसोर्स है, बेसिकली इसके डीएनए सैंपलिंग करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि मान लो कोई वन राइनो, है ना, वन हॉर्न जो राइनोसोर्स यानी एक सींग वाला जो गेंडा है, अगर वो मान लो किसी कारणवश मर जा रहा है, तो डीएनए सैंपलिंग पहले से हो रखी रहेगी। तो उस डीएनए सैंपलिंग के जरिए हम बता सकते थे कि वो जो एक सींग वाला गेंडा है जो मरा है वो कहाँ का था, किस वजह से मारा है, हर चीज़ हम उसकी जो एक्टिविटी है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए जैसे इंसानों का डीएनए सैंपलिंग करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं, उसी तरह से एक सींग वाले गेंडा के भी, है ना, डीएनए सैंपलिंग करने की बात की जा रही है, और इसी दिशा में ये पहल लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हम समझेंगे। लास्ट आर्टिकल है पैक्ट्स। आपको याद है पिछले क्लास में हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट किया है अभी ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरे भारतीय इस जो ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन है उनकी बैठक करी, उसमें करीब 18 समझौते हुए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता यूरेनियम को लेकर हुआ था। उसी में ना एक पैक्ट्स जो एक पहल है, इनिशिएटिव है, दोनों देशों के बीच लॉन्च किया है। और पैक्ट्स मतलब क्या है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना, पार्टनरशिप ऑन, देख लो, साइबर, ठीक, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद सप्लाई चेन। इसमें दो वर्ड है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड साइबर सप्लाई चेन। इस दिशा में भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोग करेंगे, इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है, तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला आर्टिकल है डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला, उसको डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडिया डेफर्ड फ्यूचर से रिलेटेड। इसमें सारे डेटा या कंसर्न व्यक्त किया गया है, उसको हम समझेंगे अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। टॉपिक क्या है कि इंडियाज डेफर्ड फ्यूचर, है ना, इन डेमोग्राफिक विंडो, भारत का स्थगित भविष्य और जनसांख्यिकी की खिड़की। बेसिकली ये अगर देखेंगे तो ये हमारे इकोनॉमी से लिंक करता है, ठीक है, और इकोनॉमी से लिंक करेगा तो ये GS3 का पार्ट बनता है। तो हम इसको प्रीलिम्स और मेंस अगर कहीं भी पूछे तो हम इस एंगल से इसको कवर करेंगे, ठीक। अभी क्यों चर्चा में है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के पास युवा आबादी की बड़ी ताकत, यानी जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, यानी देश में काम करने वाले जो युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। इससे आर्थिक विकास तेज हो सकता है, लेकिन एक हालिया अध्ययन के अनुसार यह फायदा धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि कई समस्या बनी हुई है। देखो, पहले ना आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब समझना होगा, और फिर ये आर्टिकल को मैं समझाऊंगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड में ऐसा कहते हैं कि पहले आपको वर्किंग पॉपुलेशंस, है ना, वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसको देखना होगा। और वर्किंग पॉपुलेशन मतलब क्या, 15 से 64 वर्ष यानी एज ग्रुप के जो लोग हैं, ऐसा मानते हैं कि भारत में ये लोग 65% है लगभग, यानी 65% लोग कैसे हैं भारत में, वो वर्किंग पीपुल है। और फिर एक दूसरा कैटेगरी होता है डिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो ग्रुप है उसमें कौन होते हैं, जैसे बच्चे, जो बुजुर्ग है। अब ये लोग काम थोड़ी ना कर सकते हैं, ये क्या डिपेंडेंट है किस पर, इस वर्किंग लोगों पर। तो जब जब किसी भी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, तो ऐसे देशों में डेमोग्राफिक डिविडेंड का चीज़ों में डेमोग्राफिक डिविडेंड के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बोल सकते हैं कि ऐसे कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है। यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे बनेगा, तो वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए डिपेंडेंट पॉपुलेशन से। और कहते हैं कि भारत में लगभग 65% डेमो, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पक्ष में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पक्ष में है, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है, खास करके जो यूथ है ना, उसमें यूथ है बेसिकली। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है वो किसका है, यूथ का है। तो भाई यूथ हमारे देश के लिए विकास के काम में तभी आ पाएगा ना, या अपना ये योगदान तभी दे पाएगा जब हम इसको प्रॉपर स्किल्स दे पाए, है ना, रोजगार के अवसर दे पाए, तरह तरह की चीज़, जैसे मान लो शिक्षा है, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर दे। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ मिल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या पर बेरोजगारी है, फिर शिक्षा का अभाव है, और फिर उसके बाद देखेंगे तो बोल सकते हैं कि स्किल्स का अभाव है। और यही कारण है
कि जितना पोटेंशियल भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड होने की वजह से जो पोटेंशियल दिख रहा था कि वो आर्थिक विकास की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ सकता है, इन समस्याओं की वजह से वो विकास को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया धीरे हो गई है, स्लो होने वाली है। और इसीलिए इसको बताया गया कि इंडियाज डेफर्ड फ्यूचर, यानी जो पोटेंशियल था, जो डेमोग्राफिक विंडो है भारत के पास, उसका जो यूटिलाइज करना चाहिए भारत को, उस दिशा में जो प्रयास है वो बहुत कम है। और कम होने की वजह से जो पोटेंशियल है विकास को लेकर, भविष्य को लेकर, उस पोटेंशियल में बहुत सारे एक बाधा क्रिएट कर रहा है, और इसी वजह से ये आर्टिकल आया है। ठीक है, तो हम ना डेटा डेटा के एंगल से तो डिस्कस करेंगे कि क्या डेटा सजेस्ट करता है, कैसे बाधा क्रिएट कर रहा है, क्या सजेशन होगा वो भी देख लेंगे, भारत सरकार ने क्या स्कीम लॉन्च कर रखा है इसको प्राप्त करने के लिए, इसको जो चैलेंजेज है उसको दूर करने के लिए। तो इसी वजह से ना ये आर्टिकल आया हुआ है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को जो भी स्किल्स एजुकेशन है ना, जो भी यूथ है जिसको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं दे पा रही, इसलिए समस्या है। तो अगर पूछे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, उसका मतलब क्या है। तो जनसांख्यिकी लाभांश वह आर्थिक लाभ है जब किसी देश को तब मिलता है जब उसकी कार्यशील, देखो वर्किंग जो एज है, यानी 15 से 64 वर्ष वाली जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है, और आश्रित जो डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन यानी बच्चे और बुजुर्ग की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी। यानी वर्किंग जो ग्रुप है ना वो डिपेंडेंट ग्रुप से ज़्यादा होगा, और तभी बनेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि इसमें कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो मतलब अर्थव्यवस्था ज़्यादा ग्रो करेगा। इसी वजह से ये चर्चा में है। देख लो, सरल भाषा में बोले तो जब किसी देश में काम करने वाले युवाओं की संख्या अधिक होती है तो वे उत्पादन, आय, बचत और आर्थिक विकास को तेज कर सकते हैं। और इसी वजह से ये चर्चा में है कि जब इतना पोटेंशियल भारत के पास है तो भारत क्यों नहीं वो जो स्किल्स है, जो एजुकेशन है, जो रोजगार के जो मौके हो सकते हैं वो प्रोवाइड करवा पा रहा है। क्योंकि जब तक ये सब नहीं मिलेगा तब तक डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम इन्हांस नहीं कर सकते, वो एक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा। तो जैसे देखो, कहते हैं भारत के लगभग 65% जो आबादी है वो वर्किंग एज ग्रुप में है, और ये भारत के लिए जनसंख्या की लाभांश का एक अवसर क्रिएट करता है। देख रहे हैं कैसे मिलेगा। तो अधिक युवा होगा तो अधिक श्रम शक्ति है, अधिक श्रम शक्ति है तो बेसिकली उत्पादन करने के लिए उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी अधिक जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा तो लोगों का आय भी बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो और उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समृद्धि है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। और इसी वजह से ये एक विशेष साइकिल क्रिएट करता है, यानी उत्पादन, रोजगार है ना, ये सब चीज़ें अवसर बढ़ने चाहिए। देखो, अधिक श्रम शक्ति होगा, अधिक रोजगार, अधिक आय होगा, अधिक आय होगा तो अधिक उपभोग और बचत होगा, अधिक बचत होगा तो अधिक निवेश और आर्थिक विकास होगा। यानी क्या हो रहा है कि भारत के युवा बड़ी संख्या में कुशल इंजीनियर, तकनीशियन, उद्यमी और श्रमिक बनते हैं तो वह उद्योग, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र को तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत के युवा इंजीनियर्स, तकनीशियन, उद्यमी, श्रमिक है ना, स्किल्ड लेबर, ये सब तब बनेगा ना जब उसको प्रॉपर आप कम से कम रोजगार के अवसर, एजुकेशन से स्किल्स प्रोवाइड करो। अगर वहीं पर फॉल्ट आ जाएगा तो वो बन ही नहीं पाएंगे, बन ही नहीं गए, स्टार्टअप खोलेंगे ही नहीं, उद्यमी बनेंगे ही नहीं, उद्यमी नहीं बनेंगे तो फिर जो विकास, जो उत्पादन, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए देश में वो नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से भारत का जो फ्यूचर वो क्या हो गया, स्थगित हो गया, डेफर्ड फ्यूचर यानी स्लो हो गया। जो पोटेंशियल था हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से ये न्यूज में है। ठीक, तो भारत का जो डेफर्ड फ्यूचर यानी स्थगित फ्यूचर का मतलब क्या हो गया कि भारत का स्थगित भविष्य उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें देश के पास विकास के लिए बहुत बड़े अवसर मौजूद है, लेकिन नीतिगत देरी, कमजोर संस्थागत सुधार, देख रहे हैं, रोजगार की कमी और मानव पूंजी में अपर्याप्त निवेश के कारण इन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और इसी वजह से समस्या है। बेसिकली भारत के पास आगे बढ़ने की क्षमता तो है, लेकिन सही समय पर सही कदम न उठाने के कारण उसका विकास टलता जा रहा है। और इसी वजह से ऐसा कहते हैं कि अगर टाइम रहते हुए डेमोग्राफिक डिविडेंड की दिशा में काम नहीं किया गया, की दिशा में काम नहीं किया गया तो ये एक तरह से डिजास्टर में तब्दील हो सकता है, और जो बहुत बड़े लाइबिलिटी, बहुत बड़ा एक तरह से कंसर्न क्रिएट करता है। ठीक, उदाहरण देखिए कि जैसे भारत की लगभग 65% आबादी कार्यशील है, वर्किंग एज में है। ये भारत के लिए आर्थिक विकास का अवसर है, लेकिन
अगर इन युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिले, कौशल प्रशिक्षण नहीं मिले, रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? युवावादी लाभ के बजाय चुनौती बन सकती है ना। फिर यही सब युवावादी क्या हो सका? अगर उसको प्रॉपर रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं दोगे आप, तो खाली बैठकर क्या करेगा? अपनी आजीविका के लिए, अपनी आय को पूरा करने के लिए हो सकता है कि वो अपराधी बन जाए या ना देश विरोधी ताकत इनसे ऐसे काम करा ले जो राष्ट्र के लिए खतरा को क्रिएट करे, समस्या क्रिएट करे। ऐसे बहुत सारे टेंडेंसी देखने को मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देख रहे हो कि भारत में बड़ी संख्या में युवा स्नातक है, ग्रेजुएट है, लेकिन कई क्षेत्रों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार उनकी स्किल नहीं है। इससे बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या बनी रहती है। ये क्या होगा? कंसर्न है। डेटा क्या कहता है? डेटा देखो तब ये पता चलेगा कि कैसे चुनौती है। सबसे पहले देखो कौशल प्रशिक्षण की कमी। अब क्या इसमें क्या कमी है? आपको पता है कि जो यूथ्स है ना, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड 65% आबादी वर्किंग एज में, तो उनको स्किल्स मिलना चाहिए। लेकिन देखो क्या है कि लेवल लगभग 3% वर्कफोर्स को ही औपचारिक जो ट्रेनिंग है ना वो मिल पाया है। भारत में अधिकांश लोगों के पास काम करने का अनुभव तो है, लेकिन आधुनिक उद्योगों में जो दरी तकनीकी स्किल्स है ना वो नहीं है। और इसी वजह से उनमें क्या करना है, उनको जो स्किल्स का अगर अभाव है, तो जो प्रॉपर रोज़गार उनको मिलना चाहिए वो रोज़गार नहीं मिल पाता, और इसी वजह से ये समस्या है। देख लो भारत में बहुत सारे युवा क्या ग्रेजुएट है, लेकिन आपको पता है एक नॉर्मल ग्रेजुएट करने के बाद कितने परसेंट युवाओं को रोजगार मिल सकता है उस डिग्री पर? नहीं मिलता, क्योंकि स्किल्स नहीं है। हम स्किल्स नहीं सिखा रहे, डिग्री दे रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस स्किल्स से, यानी जो उस एजुकेशन से जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। और इसीलिए ग्रेजुएट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे युवा, लगभग 90% से ज़्यादा युवा क्या है, बेरोजगार हो जाते हैं। उसके पास देख लो कंप्यूटर, मशीन संचालन और तकनीकी कौशल नहीं है, तो उसे अच्छी नौकरी पाने में बहुत सारे कठिनाई होती है। ये समस्या है। नेक्स्ट देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर का ना बहुत बड़ा आकार है। भारत में लगभग 30 करोड़ से अधिक श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है, लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं जहाँ नौकरी की स्थिरता नहीं है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, नियमित आय की गारंटी नहीं है। जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार, निर्माण श्रमिक। अब क्या है कि भारत में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन देखोगे, ज़्यादातर लोग क्या है वो असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र मतलब जो भारत के पास किसी भी डेटा, यानी किसी भी चीज़ों में उसका कोई डेटा या रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उनके पास क्या हो सकता है? देखो स्टेबिलिटी नहीं होगी नौकरी की, स्टेबिलिटी का अभाव है। फिर दूसरा देख देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा, जैसे बीमा होना चाहिए, जो पेंशन होना चाहिए, ये सब नहीं है। ये सब नहीं तो क्या है, समस्या क्रिएट कर रहा है, ठीक, इशू क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद कह रहे कम कौशल वाले रोजगार का जाल, इम्प्लीमेंट एलिमेंट्री लेवल ट्रैप, यानी भारत के 2% श्रमिक अभी भी बहुत कम कौशल या अर्ध कुशल कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे लोग ऐसे कार्यों में फंसे हुए जिनमें आय कम होती है, विकास के अवसर सीमित होते हैं, उत्पादकता कम होती है, और इससे क्या होता है, जो फ्यूचर है ना, भविष्य में जो स्कोप बन सकता है आगे बढ़ने का, देख लो आगे बढ़ने का जो स्कोप बढ़ सकता था वो नहीं बन पा रहा है, और इसी वजह से ये आपदा या डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील होने के चांसेस है। फिर देखो युवाओं में वास्तविक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। शिक्षित युवाओं में समायोजित बेरोजगारी यानी एडजस्टेड एम्प्लॉयमेंट लगभग 18% है, यानी कई पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही। काम मिल रहा है पर उनकी जो योग्यता है नहीं मिल रही। जैसे पीएचडी करने के बाद वो प्यून का जॉब करने जाएगा तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया ना, यार योग्यता के हिसाब से नहीं है। इंजीनियरिंग या स्नातक की डिग्री रखने वाले युवा लंबे समय तक रोजगार की तलाश करता रहता है, या अपनी योग्यता से कम स्तर का काम करने को मजबूर हो जाता है। ये क्या है, एक तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट या एडजस्टेड बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति इसमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो स्किल था, जो योग्यता थी, एक तो उसके हिसाब से काम नहीं मिला उनको। ठीक, तो बहुत तरीके की समस्या है, ठीक है ना। अब ये इतनी तरह की समस्या ये दिख रहा है कि अगर भारत के जो यूथ है, जो वर्किंग एज ग्रुप है, अगर उसको प्रॉपर आप स्किल्स वगैरह ये सब रोजगार के अवसर नहीं प्रोवाइड कर देंगे तो वो समस्या आने वाली है, और जो भारत का पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने का, उसमें बहुत सारे बाधा क्रिएट करेगा। सरकार ने इन चीज़ों को समझते हुए टाइम टू टाइम, आपको पता है, बहुत सारे स्कीम भी लॉन्च किया है, पर उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमियां हैं। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जैसे सरकार के कुछ पहल देखो,
कौशल कौशल यानी स्किल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें क्या है, ताकि इंडस्ट्री बेस्ड जो स्किल्स ट्रेनिंग है ना वो देना। फिर इसको देखो, एजुकेशन को एक तरह से चेंज करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च किया है, जिसमें शिक्षा को कौशल और रोजगार से जोड़ने की कोशिश है। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया हुआ है, ताकि रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास दे सके, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लॉन्च कर रखे हैं, ताकि स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को बढ़ावा दे। मेक इन इंडिया पहल है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर भारत में रोजगार के जो अवसर है उसको क्रिएट करे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च किया जा चुका है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो छोटे उद्यमी हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर काम करने के लिए, उद्यम करने के लिए अगर पैसे चाहिए या हेल्प चाहिए या लोन चाहिए, तो वो मुद्रा योजना से ले सकता है। 2 लाख रुपए तक की लोन मिल सकती है। ई श्रम पोर्टल है। इसमें क्या है कि भारत में बहुत सारे यूथ क्या है, बहुत सारे जो लेबर क्या है, वो बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसको सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन बीमा जैसे सुविधा नहीं मिल पाती। अगर वो ई श्रम पोर्टल से जुड़ते हैं तो भारत के, वो बोल सकते हैं कि जो भारत सरकार के बहुत सारे जो बीमा या सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा योजना चलते हैं, उनसे वो जुड़ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी योजना जो था, है ना, वो सब बेसिकली है। तो डेटाबेस क्रिएट करना है श्रमिकों का, ताकि उनको कल्याण योजनाओं से जोड़ा सके। मनरेगा स्कीम है, ताकि ग्रामीण रूरल एम्प्लॉयमेंट को एक तरह से सिक्योर करना, बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना है, युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के अवसर देने की कोशिश है। स्टार्टअप इंडिया है, ताकि जो उद्यमी जो स्किल्ड लोग हैं वो स्टार्टअप खोल सके, उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी इकोसिस्टम बिल्डअप करना है। इसलिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया भी लॉन्च किया है। अब इतने सारे पहल से ये क्या देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार भी टाइम टू टाइम पर कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो समस्या है वो विकराल होती जा रही है। तो सवाल उठता है कि अगर सरकार ने कोशिश भी किया है, तो ये समस्या बढ़ रही है, तो उसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो समाधान देखते हैं। सजेशन सजेशन आसान है, बस इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तो उपाय क्या हो सकता है? कौशल विकास तंत्र को मजबूत करना, युवाओं को उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। अब जैसे अभी वर्तमान में जो एजुकेशन है उसको टाइम के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत है। अभी तकनीकी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो कितना अच्छा होता है कि हम जो बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, है ना, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब के बारे में थोड़ा सा शुरुआत से ही सिखाएं, और वैसा माहौल बनाएं कि आगे चलकर वो एआई फील्ड में अच्छा जॉब पा सके, अच्छा स्किल डेवलप कर सके। तो अगर शुरुआत से ही जो वजह, जो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, स्किल्स की जो डिमांड है, अगर उसके अनुरूप हम एजुकेशन दें तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो इंडस्ट्रियल लिंक्ड एजुकेशन व्यवस्था को स्थापना करना होगा, उसी के हिसाब से सिलेबस या करिकुलम डिजाइन करने होंगे। कौशल को भी देने की कोशिश होगी, जैसे जर्मनी की ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है। अब इसमें क्या है, ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम में इसमें हम क्या करते हैं, एजुकेशन के साथ साथ उसी टाइम पर कोई स्किल्स, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, तो उसमें से क्या करते हैं, एक स्किल्स बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं जो वो सिलेक्ट करता है। इससे क्या होता है, एजुकेशन प्राप्त होते ही वो स्किल भी उसको प्राप्त हो जाता है, और जैसे ही वो पढ़ाई पूरी करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तो जैसे ही वो किसी इंडस्ट्री में जाएगा तो उसको उस स्किल्स के बेसिस पर एक अच्छा सा जॉब मिल जाता है। ये कोशिश कर सकते हैं भारत में। रोजगार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, है ना। तो जो आर्थिक विकास कहते हैं ना कि भारत में जो है अभी स्थिति क्या है, जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि आर्थिक 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 विकास तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस विकास के अकॉर्डिंग जो जॉब क्रिएट होने चाहिए, जो जॉब्स क्रिएट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो कितना अच्छा होता कि आर्थिक विकास के अकॉर्डिंग जॉब भी क्रिएट होना चाहिए। तो वही बात है कि रोजगार आधारित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। और इसका रीज़न इसलिए है कि जॉबलेस ग्रोथ का, कि हम बहुत सारे मशीन्स, मैकेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जो काम पहले 4 मजदूर मिलकर करता था, अब उसको वो एक मशीन के द्वारा करवा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ना, कैपिटल इंटेंसिव जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा रहे हैं। कायदे से हमको क्या करना था, लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ताकि रोजगार क्रिएट हो सके। तो ये कोशिश कर सकते हैं कि केवल जीडीपी वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए जो अधिक रोजगार पैदा करे। जैसे कपड़ा है, चमड़ा है, खाद्य प्रसंस्करण है, पर्यटन है, ये सब क्या है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टमेंट दो ना।
इसको बढ़ावा दो ताकि क्या हो, लेबर्स यानी जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सके। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दो ताकि वो बड़े पैमाने पर रोज़गार के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा रोज़गार क्रिएट होगा। ठीक, जैसे मोबाइल निर्माण क्षेत्र में भारत की जो भूमिका है वो हज़ारों देखोगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा करने का है, इसको बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षा और उद्योग के बीच जो तालमेल है उसको बढ़ाइए ताकि विश्वविद्यालय में उद्योगों के बीच एक सहयोग होगा ताकि इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड है स्किल्ड, वही स्किल्ड हम प्रोवाइड कर दें यूनिवर्सिटी समय, जिससे क्या होगा, अनुपालन अच्छा हो पाएगा। महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाइए क्योंकि 50% देश में महिला है और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या है, महिलाओं की संख्या है। तो अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही मायने में आपको हार्नेस करना है या उसको यूज़ करना है तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए और महिलाओं को भी जो ज़रूरी स्किल्ड है, जो एजुकेशन है, जो विकास है, उसको दो, है ना? तो उसके लिए आपको क्या है, ग्राउंड लेवल पर वो जो महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है, स्टिग्मा है, वो सबको भी तोड़ने की ज़रूरत है। और अगर हर एक पहलू से अगर हम प्रयास करें तो फिर सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 5 जेंडर इक्वालिटी, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। असंगठित क्षेत्रों को औपचारिक बनाइए, जितने भी श्रमिक है और जो व्यवसाय है जो असंगठित क्षेत्रों में है उसको ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाए, है ना? अभी भारत में क्या है, एग्रीकल्चर पर बहुत सारे डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर से तो रोजगार पैदा हो रहा है। अब क्या करना है, गैर कृषि रोजगार की ओर परिवर्तन करें, यानी कृषि पर अत्यधिक निर्भर आबादी को उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर अवसर देना चाहिए, उधर शिफ्ट करना चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर पर जो कृषि पर है ना, जो बहुत सारे लोग जो लगे हुए हैं वो निर्भरता खत्म हो जाएगी और बेसिकली बोल सकते हैं कि लोगों को अल्टरनेट रोजगार मिल सकेगा। सबसे पहले ये सब काम करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज करना होगा, एक नीति बनानी होगी जिसमें मल्टीपल लेवल पर सहयोग की जरूरत पड़ी होगी। तो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की जरूरत होगी, विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग की जरूरत होगी, उसमें जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, जो आम जनता है, सोशल मीडिया, ये सब है, सभी के सहयोग के माध्यम से जागरूकता बढ़ाकर हम सही मायने में देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो स्थिति है उसको एक तरह से अवसर में तब्दील कर सकते हैं। और जो भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, उसमें जो हमारी यूथ है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो सही मायने में अगर इसको यूज़ करना है तो आप स्किल्स दो, रोज़गार दो, वैसा पॉलिसी बनाओ, वैसा इकोसिस्टम बिल्ड कीजिए, तब जाके देश अच्छे से समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, अगर ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन क्या है कि भारत वर्तमान में जनसंख्यिकी लाभांश के दौर से गुजर रहा है, लेकिन रोजगार की कमी, कौशल अंतर और असंगठित क्षेत्र की चुनौतियां इसके प्रभाव को सीमित कर रही है। चर्चा कीजिए कि भारत के जनसंख्यिकी लाभांश अवसर को आर्थिक विकास से बदलने हेतु आवश्यक उपाय। उपाय तो मैंने अभी बता ही दिया। सीमित कर रहा है तो वो क्या डेटा है वो बता दो, सरकार के पहल बता दो और फिर कंक्लूड कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो भी कंटेंट आपको चाहिए वो कंटेंट मैंने बता दिया है। आपको क्या करना है, हर पहलू से, हर डायमेंशन से इसको लिखना है और फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख देंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए प्रीलिम्स का, कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़ते हैं। कह रहा है जनसांख्यिकी लाभांश तब प्राप्त होता है जब वर्किंग एज, है ना, की जनसंख्या का अनुपात आश्रित जनसंख्या की तुलना में अधिक होता है, यही तो है ना, वर्किंग एज क्या हो, ज़्यादा हो डिपेंडेंट लोगों की अपेक्षा। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल युवा जनसंख्या की अधिकता स्वतः आर्थिक विकास सुनिश्चित कर देती है। नहीं, भारत में तो यही है कि युवा जनसंख्या अधिक है, लेकिन स्वतः आर्थिक विकास कहाँ सुनिश्चित हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। उसके लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करना होगा, मल्टीपल लेवल पर चीज़ें प्रयास करनी होगी। तो दूसरा क्या है, गलत। केवल युवा जनसंख्या की अधिकता ऐसा सुनिश्चित नहीं कर सकती है, युवा जनसंख्या तो चाहिए लेकिन साथ में उसको रोजगार, स्किल, ये सब भी दो। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर जनसंख्या के लाभांश को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, अभी यही तो डिस्कस किया। आंसर क्या है, 1 and 3। आसान क्वेश्चन था लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ पुनः वार्ता शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब देखो, ये जो द हिंदू में ये आर्टिकल तो आया ही है लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट में है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कहते हैं भारत और पाकिस्तान के लगभग 117 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को लेटर लिखा है और लेटर लिखकर
लेटर लिखकर ये अपील की कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो डायलॉग है ना, जो बातचीत है, डायलॉग या बातचीत को स्टार्ट किया जाए। और इसी संदर्भ में ये कंट्रोवर्सी एक तरह से ये आर्टिकल आया है, न्यूज़ भी आया है। बहुत सारे लोग जैसे ये न्यूज़ फैला तो वो भारत की मोदी सरकार की जो पॉलिसी है कि एक ही साथ खून और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, है ना? तो उस जो नीति है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई अभी पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद की घटना वो कम हो गई या बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ वादा हुआ नहीं है। तो फिर भारत सरकार आतंकवादी देश से बात करने की पहल क्यों कर रहा है? तो कुछ लोग इसके पक्ष में कुछ तर्क देते हैं, विपक्ष में भी तर्क देते हैं। फिर क्या अल्टीमेट सजेशन होना होना चाहिए, सब एंगल से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, देख रहे हैं कि हाल ही में जो प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा भारत और पाकिस्तान से वार्ता पुनः शुरू करने की अपील ने इस बहस को फिर से जन्म दिया है कि क्या लगभग एक दशक से स्थगित औपचारिक वार्ता, लगातार आतंकवादी हमलों और सैन्य तनावों के बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट फिर से शुरू किया जाना चाहिए। ये न्यूज़ एक तरह से चर्चा में है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट करे कि नहीं करे। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो, और ये चर्चा में ये मुख्य मुद्दा इसलिए एक तरह से डेवलप हुआ क्योंकि भारत सरकार या नई दिल्ली की जो अभी पॉलिसी वो क्या है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अब अगर मानो टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, अगर ये आप कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आतंकवाद की जो घटना है, पाकिस्तान ने कुछ लिख कर दिया या कुछ वादा किया कि हम आतंकवाद की घटना को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हम बात करने की पहल क्यों कर रहे हैं? इसमें बदलाव दिखाता है, यानी इसमें बदलाव करते हुए इस्लामाबाद के साथ आधिकारिक वार्ता फिर से शुरू करना चाहिए नहीं, इसी वजह से ये मुद्दा बना है। भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता 2016 से स्थगित है। इसका प्रमुख कारण पठानकोट आतंकी हमला और उरी आतंकी हमला जब 2016 में हुआ, तो उसके बाद से ही भारत ने सारे डायलॉग, सारे बातचीत, किसी भी तरह से डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट होता है, सबको रद्द कर दिया है। ठीक, तो अभी ना हम आगे बढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट है वो बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो इसके पक्ष में क्या तर्क है और इसके विपक्ष में क्या तर्क है, ये तो डिस्कस करेंगे ही। लेकिन उससे पहले हमको ये डिस्कस करना है कि अभी, है ना, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट में वो कंडीशंस कैसा है, प्रेजेंट में स्थिति क्या है, उसको देख लेते हैं। तभी वस्तु स्थिति देखेंगे तो क्या है, पहले देखो। सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक जो फ्रीज है ना, उसका लगभग एक डिकेड हो गया। 2016 में ही वार्ता रद्द हो गई थी और लगभग 2026 यानी 10 साल हो गया है। देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच 2016 से ही कोई आधिकारिक यानी फॉर्मल गवर्नमेंट लेवल पर कोई डायलॉग नहीं हुआ है। पठानकोट और उरी उरी आतंकी हमले के बाद ही दोनों देशों के संबंधों में तनाव बहुत बढ़ गया था। 2025 के बाद देखो ये तनाव और बढ़ गया क्योंकि 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो तनाव और बढ़ गया, है ना। दोनों देशों के बीच विश्वास की जो खाई वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और भारत सरकार ने तो ये बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर हमेशा चलेगा, चल ही रहा है, अभी वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि जैसे ही आतंकवादी घटना भारत में होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत से भारत के पास ये अधिकार है कि वो उसको काउंटर कर सके। तो ऑपरेशन सिंदूर चलने वाले इस दौर में बातचीत के लिए हम टेबल पाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। इसी वजह से ये बहस का मुद्दा बना है। ठीक, फिर देखिए, अभी वस्तुस्थिति यह है कि गैर सैन्य कदमों का निलंबन, सीमा तनाव बढ़ने के बाद भारत ने कुछ कड़े कदम उठाए, जैसे सीमा पर प्रतिबंध बढ़ाए, व्यापारिक संबंधों को सीमित किया, सिंधु जल संधि को निलंबित किया। अब ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तरफ से ये सब चीज़ें हम एक्शन ले रहे हैं, क्यों? ताकि पाकिस्तान को हम सबक सिखा सके, पाकिस्तान को बोल सके कि कुछ उनको एक तरह से बोल सकते हैं कि सबक सिखाना है। लेकिन उसके बाद इस दौर में, इस ऐसे एक्शन के दौर में हम वार्ता शुरू करने की बातचीत कुछ लोग मांग उठा रहे हैं, इसी वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है। तो ये पे ना वस्तु स्थिति दिखा रहा है कि अभी क्या है वर्तमान में दोनों देशों के बीच स्थिति। अभी देखो, अभी क्या है, पाकिस्तान में सेना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। जो जनरल आसिम मुनीर है, वो फील्ड मार्शल बन गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब सरकार में यानी पूरे पाकिस्तान के शासन प्रशासन में जो सैन्य प्रमुख है यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसका दबदबा इतना बढ़ गया है
कि अगर मान लो कोई जो चुनी हुई सरकार अगर कोई डिसीजन ले, अगर कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने की कोशिश भी करे, तो फिर उस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। और इसी वजह से क्योंकि कई बार भरोसा टूट चुका है, तो सवाल उठता है कि अभी जो 10 साल से वार्ता टूटा हुआ है, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट टूटा हुआ है, अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान पर एक मौका दे रहे हैं उसको, कुछ ना कुछ भरोसा कर रहे हैं। और इसी वजह से इशू क्रिएट करता है कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में सेना का प्रभाव बहुत बड़ा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में सेना की भूमिका अधिक मजबूत हुई है। और कहते हैं कि सेना में ना एक तरह से कट्टरपंथ का बढ़ावा मिला है, एक तरह से रिलीजियस जो बोल सकते हैं कि जो टेम्परामेंट है उसको बढ़ावा मिला है। और इसीलिए वो कट्टरवाद, भारत विरोधी मानसिकता बहुत बड़े लेवल पर एक तरह से गूढ़ कर गया है। और इसी वजह से समस्या है कि हम कितना भरोसा करें। ठीक, लेकिन अब आते हैं मेन इशू पे कि अभी तक हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के साथ क्या कंडीशंस है, अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति है। तो सवाल उठता है कि जो लोग इस कंडीशंस में होते हुए भी बातचीत को सपोर्ट करते हैं, उसके क्या तर्क है। तो सबसे पहले उनका तर्क है कि इसे अगर हम बातचीत शुरू कर देंगे तो परमाणु तनाव को कम कर पाएंगे, क्योंकि दोनों देशों के पास क्या है, परमाणु हथियार है। और परमाणु हथियार तो जैसे ही कोई तनाव डेवलप होता है, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले धमकी आती है कि हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु हथियार है, तो भारत हमारे पर अटैक करने से पहले सोचे। अब इससे क्या होता है कि न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार को लेकर दोनों देशों में तनाव की स्थिति रहती है, एक एक शंका की स्थिति रहती है। तो कह रहे हैं कि अगर डायलॉग अगर आगे बढ़ेगा, वार्ता आगे बढ़ेगा, तो कम से कम ये तनाव नहीं होगा। ठीक, तो पहली पॉइंट ये है। देख लो, जब गलती से भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में चली गई थी, तब दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच संपर्क से स्थिति को नियंत्रित किया गया और बड़ा तनाव टल गया। देख लो, सैन्य नेतृत्व के साथ संवाद का ऐतिहासिक अनुभव, क्योंकि इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है, पाकिस्तान में कई बार सेना का प्रभाव अधिक रहा है। इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य नेताओं के साथ बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौते किए। अभी क्या तर्क देते हैं कि भारत में जो पाकिस्तान में क्या मिलिट्री जो एक पावर है, या जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उसका दबदबा बहुत बढ़ गया है। तो सवाल उठता है कि क्या अभी सेना का जब इतना प्रभाव है, तो हम जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उस पर कितना भरोसा किए। जिसके पक्ष में एक तर्क देते हैं कि पुराने काल में भारत ने हमेशा से जो बातचीत किया, उसमें ज़्यादातर टाइमों में तो सेना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में हमेशा से रहा है। तो ये मानते हुए हमने बातचीत किया कि सेना की सहमति से ही कुछ होगा। तो जब अभी सेना का इन्फ्लुएंस है, तो अभी हम बातचीत करने में क्यों कतरा रहे हैं, जब हम प्रीवियस टाइम में बातचीत कर चुके हैं। जैसे देखो, आयूब खान के साथ, वो सेना प्रमुख थे, के साथ सिंधु जल संधि हमने किया। जियाउल हक के समय सियाचिन मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ी। अब ये सब क्या थे, सेना यानी सेना के प्रमुख, यानी कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तब हमने बातचीत किया, इतने महत्वपूर्ण समझौते किए। तो अभी अगर वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दबदबा है, तो हम बातचीत क्यों नहीं कर सकते जब हम पुराने काल में ऐसा किए हैं। फिर तीसरा सुझाव ये देते हैं, पक्ष में तर्क है कि रणनीतिक संतुलन और नेतृत्व की भूमिका। कहते हैं कुछ भारतीय नेताओं का मानना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने हेतु कूटनीतिक संपर्क बनाए रखना जरूरी है। बातचीत का अर्थ कमजोर होना नहीं, बल्कि अपने हितों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ना। उनका ये कहना कि भाई जो रीजनल टेंशन है, जो तनाव है और जो समस्या है, उसको कम करने के लिए जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भी साथ लाना होगा, और पाकिस्तान को साथ लाकर ही हम एक तरह से शांति, या बोल सकते हैं कि सहयोग के माध्यम से ही रीजनल जो टेंशन है उसको कम कर सकते हैं। फिर अगला तर्क ये देते हैं कि दोनों देशों के बीच साझा पर्यावरण समस्या है। जैसे भारत और पाकिस्तान के सामने कुछ समस्या ऐसी है जिनका समाधान दोनों देशों के सहयोग से ही होगा। जैसे पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी चुनौतियां सीमाओं को नहीं मानती। जैसे पंजाब में जो पराली जलाने की समस्या है, तो उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है दोनों देशों के लोगों के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इसे नियंत्रित करने के लिए दोनों देशों के बीच पर्यावरणीय सहयोग की आवश्यकता होगी। और इसीलिए लोग अपील करते हैं कि बातचीत करो। ठीक, एक पॉइंट ये देते हैं कि दो मोर्चों पर खतरा को कम करना है, क्योंकि इंडिया जो है ना, वो भारत और इंडिया जो है बेसिकली वो पाकिस्तान के साथ तो उलझा ही हुआ है, अभी चाइना के साथ भी उसका तनाव है। तो अगर दो मोर्चे पर वो एक तरह से फ्रंट खोल लेगा और दोनों देशों के साथ वो तनाव बढ़ा देगा, तो बोल सकते हैं कि वो समस्या आ सकती है भारत के लिए। तो चीन के साथ तनाव हमारे भी रहते हैं, उसका एक फैक्टर पाकिस्तान भी रहता है। तो अगर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधर जाएंगे, तो चीन के साथ जो पाकिस्तान वाला फैक्टर है ना, वो नहीं रहेगा, तो चीन के साथ भी हमारे संबंध सुधरेंगे। और इसीलिए एक तरह से पक्ष में बात कही जाती है कि टू फ्रंट वार से बचने के लिए, टू फ्रंट तनाव से बचने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ सहयोग करना चाहिए, वार्ता शुरू करनी चाहिए। जो लोग विरोध में तर्क देते हैं, अगेंस्ट तर्क देते हैं, उनको क्या मानना है। तो उनका मानना है कि सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलने का खतरा है।
उनका ये कहना है कि इससे ना अभी पाकिस्तान हमेशा से भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की। भारत एक तरह से मुहिम चला रहा है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद की घटना या आतंकवाद के जो प्रसार उसको रोक सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर भी हम बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान को ये लग सकता है कि चलो आतंकवाद की घटना को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को प्रसार करते हैं, क्योंकि भारत इस स्थिति में बातचीत करने को रेडी है। इसका मतलब क्या होगा? जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो बढ़ सकता है, उसको एक्सेप्टेंस मिल सकता है। पाकिस्तान को लगेगा कि भारत अभी तक इस पॉलिसी में था कि जब तक तुम छोड़ोगे नहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो एक प्रेशर बन रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब वो एलिमेंट यानी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो इशू है अब सेंटर में नहीं है, तो उनको बढ़ावा या मनोबल बढ़ सकता है। देख रहे हैं, यदि आतंकवादी घटनाओं के बाद भी बिना शर्त बातचीत शुरू की जाती तो इससे गलत संदेश जा सकता है, और आतंकवाद के बावजूद बातचीत संभव है। ये मानसिकता बढ़ेगा। इससे सुरक्षा बलों के बलिदान और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति कमजोर हो सकती है। फिर देखो, आक्रामकता को प्रोत्साहित करने का खतरा इससे होगा। कैसे? कि बिना किसी ठोस सुरक्षा आश्वासन या आतंकवाद पर कार्रवाई की बातचीत अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो भारत की आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है ना, उसके विपरीत ये है। इससे भविष्य में भी कोई भी हम दबाव नहीं बना सकते हैं आतंकवाद पर, और बोल सकते हैं कि भारत का जो एग्रेशन वाला पॉलिसी है, भारत ने जो इतना जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपना रखी है, ये उसके विरोध में चला जाएगा और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ सकता है। पाकिस्तान का एग्रेशन बढ़ सकता है। पाकिस्तान जो आतंकवाद की घटना बढ़ा रहा है, खासकर जो आसिम मुनीर जो जो फील्ड मार्शल वहाँ का बना हुआ है, उसकी मानसिकता बढ़ सकती है, उसका मनोबल बढ़ सकता है, उसको पुरस्कृत कर सकते हैं, है ना? फिर तीसरा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान सेना के हित और क्षेत्रीय तनाव। ये क्या है विपक्ष में? कि पाकिस्तान में सेना की राजनीतिक और आर्थिक भूमिका काफ़ी प्रभावशाली रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत के साथ अस्थायी शांति होने पर सेना के प्रभाव में कमी आ सकती है, क्योंकि जब भी कहते हैं ना कि जब भी जो फील्ड मार्शल है, सेना जो प्रमुख है, कहते हैं जब उसके प्रभाव में जब भी कमी आती है तो वो एक मुद्दा ज़रूर उठाता है, भारत के साथ वो तनाव में को बढ़ा देगा और फिर बोलेगा कि इस तनाव को फ़ौज ही कम कर सकता है। इसीलिए वो जनता के बीच फ़ौज की जो एक्सेप्टेंस है, उसको बढ़ावा देने के लिए वो भारत के साथ तनाव बढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का तर्क है कि अगर मान लो कि अगर हाँ, अगर मान लीजिए वो संघर्ष में कमी आएगी, तो बेसिकली संघर्ष में कमी आएगी तो बेसिकली क्या हो सकता है? जो लोग इसको पक्ष में तर्क देते हैं, उनको कहते हैं कि अगर हम बातचीत करेंगे तो पाकिस्तान की जो राजनीति है, उसमें जो सेना का इन्फ्लुएंस है, उसमें कमी आ सकती है। तो कुछ लोगों का तर्क है कि नहीं, उसमें उसको वृद्धि भी हो सकता है, क्योंकि इससे लगेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने एक तरह से तनाव कम किया है, तो उसके प्रति भरोसा बढ़ेगा, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके प्रति विश्वास कम होगा। तो ये बढ़ सकते हैं कि सेना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है ना? आंतरिक स्थिरता वाले देशों के साथ बातचीत की चुनौती ये होती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी बलूचिस्तान का इशू है, अफ़गानिस्तान के साथ उसका कंसर्न है, पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई भरोसा नहीं है, सेना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान इंटरनली यानी आंतरिक रूप से बहुत डिस्टेबलाइज़ है। अगर हम बातचीत करेंगे, संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, तो क्या गारंटी है कि जो इनिशिएटिव, जो समझौता करेंगे वो लागू हो पाएगा? दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए चुनौती है। फिर देखिए, बातचीत विफल होने की राजनीतिक लागत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम जब भी बातचीत किए तब पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ हमारे शांति प्रयासों को तोड़ा है, धोखा दिया है। जैसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा शुरू की और उसके बाद ही कारगिल युद्ध हो गया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखोगे, वो लाहौर की यात्रा की, उसके बाद ही पठानकोट या बोल सकते हैं कि उरी हमला हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि जब भी पाकिस्तान के साथ भारत ने बातचीत शुरू की, तब पाकिस्तान ने छुरा घोंपाया पीठ में और धोखा दिया है, और इसी वजह से पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यही कहता है कि पाकिस्तान हमेशा धोखा देता आया है। इसलिए कुछ लोग इसका विरोध करते हैं बातचीत का। समाधान क्या हो सकता है? कि अगर ठीक है, ये भी तय है कि हम बहुत लंबे टाइम तक डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट है उसको रद्द नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तय है कि हम आतंकवाद पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर? तो सबसे पहले आपको उपाय अपनाना है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के आधार पर बातचीत करो। अगर मान लो बातचीत तभी आगे बढ़ाई जानी चाहिए जब पाकिस्तान अपनी ज़मीन से चलने वाले आतंकी नेटवर्क के खिलाफ वास्तविक और प्रमाणित कार्रवाई करे और ये भरोसा दे कि भविष्य में कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटना नहीं होगी, तब जाके बात करो। जैसे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को बंद करो और आतंकी संगठन पर अगर वो प्रभावी कार्रवाई कर रहा है, तब एक भरोसा जम सकता है और तब हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। ठीक। फिर हम क्या कर सकते हैं? जो जनता से रिलेटेड इशू है उस पर सहयोग करो। जैसे वायु प्रदूषण पर सहयोग करें, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करें, सीमित चिकित्सा
मेडिकल टूरिज्म को बहाल कर सकते हैं। इस सब दिशा में अगर हम सहयोग करेंगे, तो जैसे पंजाब में पराली जलाने का जो इंसिडेंट है, अगर पंजाब के पराली जलाए जाने के इंसिडेंट पर अगर हम सहयोग कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि जन केंद्रित मुद्दों पर पाकिस्तान भारत सहयोग कर रहा है, तो एक विश्वास, एक ट्रस्ट डेवलप होगा। तो आगे हम डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। परमाणु सुरक्षा संवाद को मजबूत करना, कि बार बार जब दोनों देश एक दूसरे को धमकी देते हैं, है ना, गलतफहमी को बढ़ावा देते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं, तो उसको मजबूत करने के लिए एक संवाद तंत्र विकसित किया जाए, ताकि परमाणु सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो सकेगी। और आपातकालीन हॉटलाइन व्यवस्था मजबूत होगा, तो मान लो दोनों देश अगर परमाणु युद्ध को लेकर मान लो ऐसा कोई तनाव डेवलप हो गया है, तो उस हॉटलाइन के माध्यम से उस तनाव को कम कर सके, इसलिए संवाद तंत्र का होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये सुझाव देते हैं। फिर देखिए, बैक चैनल और ट्रैक टू डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे आधिकारिक वार्ता मत करो, लेकिन उससे पहले अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से दोनों देशों की स्थिति को समझा जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है, पूर्व राजनयिक हो सकते हैं, सैन्य अधिकारी हो सकते हैं, विशेषज्ञ हो सकते हैं, इनके बीच बातचीत शुरू की जा सकती है। इससे क्या होगा, दोनों देशों की जो स्थिति है ना, उसको समझा जा सकता है। ठीक, अटारी बाघा जो सीमा है वहां पर क्या करो, व्यापार, सीमित व्यापार को बहाल करो। इससे क्या होगा, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक सौहार्द बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आम लोगों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए धीरे धीरे सीमित व्यापार शुरू किया जा सकता है। इससे दोनों देशों के नागरिकों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक राहत मिल सकती है। कम से कम क्या होगा, एक माहौल बनेगा। तो बोल सकते हैं कि पाकिस्तान पर हम भरोसा करें या ना करें, कम से कम एक उस दिशा में प्रयास करके पाकिस्तान के जो लक्षण है, पाकिस्तान का जो टेम्परामेंट है, उसको भांप सकते हैं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। और अगर सच में पाकिस्तान विश्वास करने लायक होगा, तो हम भरोसा करके उससे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले वही वो भरोसा या वो विश्वास दिखाना होगा। आतंकी जो संगठन, उस पर कार्रवाई करो। भारत को आश्वासन दो कि भविष्य में ऐसा कोई क्रॉस बॉर्डर एक्शन या टेररिज्म के इंसिडेंट नहीं होंगे। इन सब पहलुओं पर अगर बातचीत हो रही है और एक सामंजस्य बन रहा है, तब जाके बोल सकते हैं कि वो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट ऑफिशियल तौर पर बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान और भारत दोनों के देशों के बीच संबंध अगर सुधर गए ना, तो भारत का जो इतना एनर्जी केवल पाकिस्तान के साथ जो संबंध है या पाकिस्तान से उत्पन्न जो चुनौती है उसके दूर करने, उसके समाधान में ही वेस्ट हो जाता है। तो भारत अपने एनर्जी को यूज़ कर लेगा जन केंद्रित, यानी जनता के बीच, यानी जनता के विकास के मुद्दों को एड्रेस करने में। और ये जरूरी है, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान से ही है। ठीक, और बहुत बड़ा पैसा भारत का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन था, हमने हर एंगल से इसको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक सींग वाले गेंडा यानी वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है, इसको डिस्कस करते हैं। जाहिर सी बात है, ये एनवायरमेंट का आर्टिकल है। एनवायरमेंट में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री करते हैं। तो इसमें क्या याद रखो कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अस्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री करते हैं, ने एक महत्वपूर्ण पहल को मंजूरी दी। इसके तहत एक सींग वाले भारतीय गेंडा के लिए डीएनए आधारित इंडेक्सिंग्स, है ना, प्रणाली लागू करने की एक तरह से औपचारिक ऐलान किया गया है या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मतलब क्या है, डीएनए बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम लॉन्च करना है, किसके लिए, वन राइनो, है ना, वन हॉर्न राइनोसोरस यानी एक सिंग वाले गेंडा के लिए। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि वन हॉर्न राइनोसोरस है क्या, फिर उसके बाद डीएनए इंडेक्सेस करने के क्या एडवांटेज होंगे, क्यों की जा रही है, उसको समझते हैं। तो बेसिकली एक सिंग वाला जो गेंडा है, एक सिंग वाले गेंडा जिसे भारतीय गेंडा, इंडियन राइनोसोरस भी कहते हैं, या ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस भी कहा जाता है, एशिया में पाया जाने वाला एक विशाल शाकाहारी स्तनधारी जीव है। ठीक, फिर क्या है विशेषता, देखो विशेषता यह है कि इसके माथे पर एक बड़ा सिंग होता है, इसलिए इसे एक सिंग वाला गेंडा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रासलैंड यानी दलदली क्षेत्र और नदी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, असम में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है। इसके शरीर में मोटी प्लेट जैसी त्वचा से ढका होते हैं, जो कवच जैसी दिखाई पड़ती है। ठीक, यह मुख्य रूप से घास, पत्ती और जलीय वनस्पति खाता है। ठीक है ना, याद रखना। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कहाँ पर मिलता है, तो भारत में इसका सबसे बड़ा आवास असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है ना। सबसे बड़ा जो हैबिटाट है वन राइनो वन हॉर्न राइनोसोरस यानी एक सिंग वाले गेंडा का, वो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ पर पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा ये मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है, मानस नेशनल पार्क। फिर उसके बाद
पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद मानस, मानस भी असम में ही है। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, ये सब याद रखना है। संरक्षण जो स्थिति है, कंजर्वेशन जो स्टेटस है, ये क्या है? आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल यानी असुरक्षित माना जाता है, इसीलिए इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपको याद होगा इन्वायरमेंट में आप आयुषीन पढ़ोगे। आयुषीन क्या है? बेसिकली जो जीव जंतु है ना, उसकी खतरे की स्थिति क्या है उसको देखते हुए स्टेटस यानी कंजर्वेशन स्टेटस जारी किया जाता है। उसमें क्या है? ये वल्नरेबल है। साइट्स में देखोगे तो अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है। साइट्स भी क्या है? बेसिकली किसी भी जीव जंतु के इलीगल ट्रेड ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए जो खतरा है वो भागता है। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उच्च सुरक्षा कवच प्राप्त है और भारत सरकार ने इसके लिए कोशिश भी किया है। तो बेसिकली ना इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। याद रखना, आयुषीन रिलेटेड क्या है? वल्नरेबल है ये। ठीक है, देख रहा है अवैध शिकार की समस्या है। इसको जो हैबिटाट है वो भी लॉस हो रहा है, बाढ़ की वजह से समस्या है। असम में जब भी बाढ़ आता है तो कहते हैं वन हॉर्न डायनासोर यानी एक सिंग वाले गेंडा बहुत बड़े लेवल पर एक तरह से बाढ़ में दह जाते हैं, मर भी जाते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष की वजह से भी इनके जीवन को नुकसान है। इस सब के खतरे को देखते हुए संरक्षण के प्रयास किए गए, जैसे भारतीय गैंडा विजन 2020, इसमें गैंडा को यानी वन हॉर्न राइनोसॉर्स को बचाने का प्रयास है। डीएनए आधारित इंडेक्सिंग प्रणाली द्वारा क्या करने की कोशिश है कि गैंडे की आनुवंशिक पहचान तैयार करना है। ये भी सैंपलिंग है, इसी वजह से तो न्यूज़ में इसको देखेंगे अभी। संरक्षित क्षेत्र में निगरानी और एंटी पोचिंग अभियान चलाते हैं ताकि कोई भी एक तरह से इलीगल ट्रेड या इलीगल एक तरह से किलिंग ना कर सके वन हॉर्न राइनोसॉर्स की। अब आते हैं डीएनए इंडेक्सिंग करने की जो कोशिश है उसका मतलब क्या है। तो बेसिकली राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने, इसकी अस्थायी समिति ने ये इंडिया यानी एक सिंग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए डीएनए आधारित इंडेक्सिंग प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप प्रत्येक गेंडे का एक विशिष्ट डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जाएगा और तैयार करके, जैसे मनुष्यों की पहचान डीएनए से की जाती है ना, वैसे ही प्रत्येक गेंडे की अलग आनुवंशिक पहचान बनाई जाएगी इसी डीएनए सैंपलिंग इंडेक्सिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि मान लो कोई मरा हुआ डीएनए, मान लो कोई कहीं पर कोई ऐसा गेंडा मिला जो मरा हुआ है, अब उसकी डीएनए सैंपलिंग करके ये पता कर सकते हैं कि ये गेंडा कहाँ पर पाया जाता था, किस वजह से मारा है, क्या रिलेशन है ना, उसकी वस्तु स्थिति के बारे में जान सकते हैं। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्शन, एक तरह से कंजर्वेशन, संरक्षण। देख रहे हैं, गैंडे की सटीक पहचान करना, अवैध शिकार और वन्यजीव अपराधों को रोकना। किसी गैंडे की सींग या सरकारी उसके शरीर के जो अवशेष मिलने पर डीएनए के माध्यम से उसकी पहचान करना कि कहाँ पर है। अवैध जो व्यापार होता है ना उसको रोक सकते हैं। गैंडों की आबादी, आनुवंशिक विविधता और संरक्षण स्थिति की बेहतर निगरानी करना, इसलिए डीएनए सैंपलिंग या इंडेक्सिंग की जा रही है ना। जैसे देखो, मान लो कोई स्थान पर गैंडे का अवैध शिकार होता है और उसका डीएनए नमूना मिलता है, तो डीएनए डेटाबेस की सहायता से यह पता लगाया जा सकेगा कि वो गैंडा किस क्षेत्र, किस आबादी और किस संरक्षित क्षेत्र से संबंधित था। और इसी वजह से डीएनए इंडेक्सिंग, डीएनए सैंपलिंग करने की कोशिश है। तो जैसे इंसानों की डीएनए सैंपलिंग करते हैं ना, उसी तरह से आप गैंडा, है ना, वन हॉर्न राइनोसॉर्स की भी डीएनए इंडेक्सिंग करने की बात है, ताकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बेसिकली कि जो भी एक सिंग वाले गेंडा का जब भी अवैध शिकार हो, अवैध व्यापार हो, किसी अवशेष को बेचा जाए, उसके आधार पर सैंपलिंग करके पता लगा सके कि वो किस गेंडा का है, कहाँ पे है, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है ना। इस वजह से किया गया है, याद रखना। ठीक, इससे इसका महत्व क्या होगा? अल्टीमेट महत्व ये होगा कि वन्यजीव संरक्षण में ना हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है डेटा बेस्ड संरक्षण, डेटा ड्रिवन जो कंजर्वेशन प्रोसेस है उसको मजबूती मिलेगा। और बेसिकली एक सिंग वाले गेंडा के संरक्षण प्रयास इससे क्या होंगे? अधिक प्रभावी होंगे, इसको प्रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, पैक्ट्स। तो देखो, अभी पता है कि तीसरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना, मेलबर्न गए। वहाँ पर बहुत 18 समझौते हुए, जिसमें यूरेनियम को लेकर समझौता, और वहीं पर वो पैक्ट्स पहल लॉन्च किया गया है कि मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी यानी पैक्ट्स की शुरुआत की है। ठीक है ना, पैक्ट्स की शुरुआत की। याद रखना, पैक्ट्स जो पहल है वो किससे रिलेटेड है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, लॉन्च किया गया है। तो नाम देखो, पैक्ट्स। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ऑन सप्लाई चेन, तीन चीज़ें हैं। सीटीएस, सी से क्या है?
साइबर के क्षेत्र में लॉन्च कर रहे हैं प्रयास। टी मतलब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और एस मतलब सप्लाई चेन। ठीक है ना, तो CTS पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन, इसमें सहयोग करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, ताकि बैंकिंग, सरकारी डेटा और डिजिटल सेवाओं को साइबर हमले से सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करें। पहला उद्देश्य यही है, क्योंकि नाम ही है पैक्ट्स का। देखो नाम ही क्या है, नाम ही है कि पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। तो पार्टनरशिप ऑन का है पहले, साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन, ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखें। तो साइबर बता दिया, उसके बाद क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, महत्वपूर्ण उद्योगों की है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम तकनीक है, सेमीकंडक्टर है, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर निर्माण और नई तकनीकों के विकास में दोनों देशों की जो कंपनी और संस्थान है आपस में कोऑपरेशन करेंगे, है ना, सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद सप्लाई चेन में सहयोग करने की बात है। तो बेसिकली वैश्विक संकटों के समय अनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इससे क्या होगा, चीन पर जो अत्यधिक निर्भरता है उससे कम करने के प्रयासों में एक तरह से मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। ठीक है, और इसी वजह से उसको बढ़ावा दिया है। तो जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स, आपको पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारा तेजी से वहाँ पर बोल सकते हैं एक तरह से भंडार है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स के संदर्भ में हम डिपेंड किस पे है? चाइना पे है। तो जैसे मान लो कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सोलर पैनल में, है ना, इस सब में यूज़ होता है, बैटरी में यूज़ होता है। तो अगर भारत इस टेक्नोलॉजी में सहयोग करेगा तो बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक तरह से आयात कर सकता है वहाँ से, और चीन पर जो निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम देने का वादा किया है, यूरेनियम हम ले सकेंगे ऑस्ट्रेलिया से, उस पर पहल किया है, समझौता हुआ है। इससे क्या होगा, परमाणु जो एनर्जी है, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, उस दिशा में सहयोग कर सकते हैं। तो जो सप्लाई चेन है ना, उसको बेसिकली भारत चाहता है कि डाइवर्सिफाई करे। अब जैसे एनर्जी के लिए ईरान पर जो डिपेंडेंसी था, तो मिडिल ईस्ट की वजह से वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस भारत को झेलना पड़ गया। अब इससे क्या होगा, अगर यूरेनियम भारत ऑस्ट्रेलिया से मिलने लगेगा तो हमारी एनर्जी जो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इशू है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आज हमने 4 आर्टिकल डिस्कस किया, और चारों आर्टिकल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपसे उम्मीद था कि आपने इसको अच्छे से देखा, अच्छे से समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको भी मदद मिल सके, और स्पेशली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आता है ना, उसको हम अच्छे से समझ लें और उसको रिजॉल्व कर लें। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, हम कमेंट में ही रिप्लाई करके आपके सजेशन या जो डाउट होगा उसको दूर करेंगे। ठीक है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि कोई भी वीडियो डाले हम तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाए, और ताकि समय रहते आप वीडियो को देख सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।